आ, 111 अपन देख रहे हैं। 111 के अंदर है कि गवर्नमेंट पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू सस्पेंड और प्रोविडेड और रिमेडी टैक्स। गवर्नमेंट का अगर आदेश आए तो टैक्स को सस्पेंड करना मतलब पूरी तरह ख़त्म कर देना या बैन कर देना या टैक्स के अंदर कोई छूट देना। ये धारा 111 के अंदर है। स्थगित करना और प्रतिष्ठित करना, उसमें सुधार करना सरकार की शक्ति है। अन्यथा राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 और 103 के तहत नगरपालिका कोई कार्यभार अनुचित रूप से अध्यारोपित है तो ऐसे स्थगन का आदेश दे सकती है। 111 को तो 102 और 3 के अधीन कोई भार या कर अनुचित है तो उसको स्थगित कर सकती है, प्रतिष्ठित कर सकती है और उसके अंदर सुधार भी कर सकती है। धारा 112 अपन पढ़ते हैं। धारा 112 के अंतर्गत है कि नगरपालिका की पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी टू सस्पेंड और एबोलिश टैक्स। मतलब नगरपालिका क्या सकती है, वो तो राज्य सरकार की शक्ति थी 111 में। 112 में नगरपालिका क्या सकती है कि टैक्स को समाप्त करने या स्थगित करने की शक्ति। तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए नगरपालिका किसी भी स्तर को समाप्त कर सकेंगे। हाँ, आदेशों के अधीन राज्य सरकार अगर आदेश देती है उनके आदेशों के अधीन खत्म किया जा सकता है, किसी भी समाप्त कर सकेगी। जो धारा 103 के अधीन से आरोपित किया गया है, कोई भी कर आरोपित करते हैं तो धारा 103 में आता है। तो राज्य सरकार के आदेश अनुसार अध्ययन मतलब उनके आदेशों के अधीन रहते हुए नगरपालिका यदि उसका समाधान हो जाए तो ऐसा किया जाना लोकहित में है, तो नगरपालिका राज्य सरकार के आदेश के अधीन उसको समाप्त कर सकेगी। धारा 113 के अंतर्गत है कि असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एसेसरीज। कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। ठीक है, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति, ये दोनों चीजें जो है कर निर्धारकों की नियुक्ति। नगरपालिका कर निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी। कर निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य या विशेष सदस्यों द्वारा कोई भी अन्य कार्य समन्वित से किया जा सकेगा। मतलब कर का निर्धारण करना और कर निर्धारकों की नियुक्ति करना। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जो एसेसरीज है, यहाँ पर जो है ना कर निर्धारकों की नियुक्ति करना, मतलब जो एडवाइस देने वाला कि क्या कर लग सकेगा क्या नहीं लग सकेगा। मतलब न्यायालय और अन्य समितियों को परामर्श देने वाला अगर जो विशेषज्ञ जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, निर्धारक बोला जाएगा, विधि के बारे में परामर्श देने वाला हो, तो कर निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी, राज्य सरकार ही करेगी। और राज्य सरकार द्वारा नियमित बनाए गए नियमों के अधीन जो कर है वो निर्धारित किए जाएंगे। और कर निर्धारकों को राज्य सरकार सामान्य या विशेष सदस्यों द्वारा कोई अन्य कार्य भी समानिष्ट किया जाएगा। कोई अन्य कार्य भी उनको अगर समानिष्ट किया जाता है तो उनको करना पड़ेगा। धारा 114 के अंतर्गत क्या है। 114 धारा के अंदर अपन देखते हैं। 114 धारा के अंदर है क्या है, सप्लाई ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सप्लाई। कि कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने के लिए विफल रहने का परिणाम। मतलब यहाँ पर कतिपय जानकारी मतलब ये है कि कर निर्धारक की अध्यक्षता पर 102 की उपधारा 1 निर्देश में भवन या भूमि दोनों स्वामी या उपभोगी ऐसे युक्ति युक्त कालावधि में जो कि अध्यपेक्षा विनिश्चित जाए निम्नलिखित के लिए बाध्य होगा। ऐसे प्रारूप में विवरण की देने के लिए विहित की जाए। ऐसी जानकारी देने के लिए उस व्यक्ति का अवधारणा करने के लिए जो अपेक्षित हो, जिसे धारा 120 के अधीन मूलतः उद्ग्रहणीय है। यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी का अनुपालन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में विफल रहता है, अगर मान लो वो नोटिस पीरियड का जवाब नहीं दे तो उस अनुपालन से इनकार करता है, तो अधिनियम में किसी भी अन्य उपबंध के अधीन विरुद्ध की जा सकने वाली कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव डाले तो कार्रवाई की जा सकती है। और कर निर्धारक ऐसी जांच के पश्चात जो भी आवश्यक समझे वैसे भवन या भूमि पर दोनों विवेक बुद्धि से अनुदय संदेह कारणीय होगा। तो निर्धारित कालावधि में किसी भूमि या भवन स्वामी या कर प्रारूप में विवरण देने या ऐसी जानकारी जो उस व्यक्ति की का अवधारणा के निर्धारित अपेक्षित हो, अगर वो जानकारी देने में विफल रहे तो इसके लिए धारा 114 है। आगे है धारा 115। धारा 115 के अंतर्गत क्या होता है। धारा 115 के अंतर्गत है कि ऑब्लिगेशन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ अमेंडमेंट। संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। मतलब संशोधनों के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता के लिए 115 में क्या है,
कि जब कोई भवन निर्मित परिवर्तित किया जाए तब उस स्वामी ऐसे निर्माण पुनर्निर्माण होने की तारीख से भवन अधियोग की तारीख जो भी पहले 1 मास के भीतर नगरपालिका को सूचना देना होगा। जैसे मान लो कोई नगरपालिका में पुनर्निर्माण करवा रहा है, उसी नगरपालिका के अंदर अपने भवन का या कोई बड़े मतलब भवन को परिवर्तित करवा रहा है या नया बना रहा है, तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। और जुर्माना अगर सूचना नहीं दी तो टैक्स 10 गुना और 3 माह की कालावधि, और ये मतलब 500 रुपये भवन पर टैक्स लगाया जा सकता है। संशोधन के प्रयोजन में सूचना देने की बाध्यता, कोई भवन निर्माण किया जाए तो उसको स्वामी को पूर्ण होने की तारीख से, मतलब जो भवन पूरा हो रहा है उससे तारीख से पहले 1 मास के भीतर मतलब जैसे पूर्ण हो गया तो 1 मास के भीतर नगरपालिका को जानकारी देनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो उस नगरपालिका उस पर 500 रुपये से उक्त कालावधि तक 3 मास की कालावधि के लिए संदेह रकम की 10 गुना, जो भी अधिक हो वो अधिक जो होगा वही लगाया जाएगा, या तो 10 गुना 500 रुपये टैक्स, और जो नगरपालिका ठीक समझे वही किया जाएगा। 116 के अंतर्गत क्या होता है अपन देखते हैं। 116 के अंदर क्या दे रखा है। ऑब्लिगेशन टू सप्लाई 115 तो देख लिया अपन ने। नोटिस टू बी गिवन टू म्यूनिसिपैलिटी ऑफ ऑल द ट्रांसफर ऑफ टाइटल पर्सन प्रिमिलरली लाइबल टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेशन ऑफ बिल्डिंग और लैंड्स। कहने का मतलब क्या है कि भवनों और भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों में नगरपालिका को सूचना देना। मतलब नगरपालिका को सूचना देने के बारे में 115 के जैसे ये थोड़ा डिटेल्ड में, अर्थात जब भी भवन भूमियों के कर के संदाय के लिए अंतरण किया जाए तो इसकी सूचना नगरपालिका को देनी है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और व्यक्ति की इसको वारिस के रूप में अन्यथा मृत व्यक्ति का अंतरण हो, मतलब अगर भूमि एक प्रॉपर्टी का नाम है दूसरी प्रॉपर्टी के नाम से ट्रांसफर किया जाए तो भी सूचना देनी जरूरी है, वारिस के तौर पर भी देनी जरूरी है। 116 में भवनों करों के, जब भी किसी भवन या दोनों पर आरोपित कर या संदाय के लिए मूलतः जो दायी व्यक्ति है, जो मूलतः उसको टैक्स देता है, अंतरण करता है, और जिसके हक में इस प्रकार का अंतरण किया गया वह व्यक्ति ऐसा हक अंतरित किया जाएगा। मतलब वो किसी को, अगर मान लो अपना हक है वो दूसरे को किसी को दे रहा है तो वो भी, तो इसका मतलब उसकी सूचना देनी पड़ेगी। यथापूर्वक मूलतः दायी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दशा में वह व्यक्ति किसी वारिस के रूप में अन्यथा मृत व्यक्ति के हक का अंतरण हो नगरपालिका में से अंतरण की सूचना देनी पड़ेगी। आगे है 117 सूचना का प्रारूप। सूचना का प्रारूप कैसे होगा, फॉर्मेट कैसे होगा। सूचना का प्रारूप के अंदर 117 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस जो है वो कैसे दिया जा सकता है। दी जाने वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या यथास्थिति तृतीय अनुसूची में प्रारूप में होगी। आगे अंतिम पूर्ववर्ती द्वारा अधीन वाली सूचना या द्वितीय अनुसूची या यथास्थिति या तृतीय अनुसूची के प्रारूप में होगी। इससे उक्त प्रारूप में अपेक्षित समस्त विशिष्टियों का समस्त तौर पर सही कथन किया जाएगा। ऐसी कोई भी सूचना होने पर नगरपालिका यदि वह आवश्यक समझे अंतरण की लिखित यदि कोई हो तो उसकी प्रतिलिपि पेश कर अपेक्षित करेगी। आगे है धारा 118। आगे धारा 118 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। 118 के अंदर है नेम ऑफ ट्रांसफरी। हाँ, 18 के अंदर नेम ऑफ ट्रांसफरी टू बी द सब्सटीट्यूटेड इन द म्यूनिसिपल रजिस्टर। मतलब नाम अगर मान लो ट्रांसफर होता है, अपन 17 में भी यही देखा था कि उसका नगरपालिका को डिटेल मिलनी चाहिए, और नाम ऑफ ट्रांसफर अगर हो रहा है तो के नाम पर नगरपालिका को रजिस्टरों में प्रतिस्थापन किया जाना बहुत जरूरी है। नगरपालिका रजिस्टरों में उसकी जानकारी देनी बहुत जरूरी है। अगर मान लो अंतरित नाम हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, तो नगरपालिका उस सूचना को नगरपालिका रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर जो कि मूलतः दायी है अंतरित नाम प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। जो मतलब नया उसका वारिस है उसका नाम उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो ये 117-18 के अंदर अपना हो गया। आगे है ट्रांसफर की सूचना, मतलब अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय में दायित्व का बना रहना। मतलब अंतरण का मान लो या अंतरण की सूचना का अभाव हो, मतलब अंतरण की सूचना वो नहीं दे पाए, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये 119 के अंदर है कि लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द बिल्डिंग और लैंड टू कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ द नोटिस ऑफ ट्रांसफर। मतलब अंतरण की सूचना के अभाव के अंदर क्या किया जाएगा, तो भवन या भूमि अंतरण का दायित्व है तब तक बना रहेगा जब तक कि उसकी सूचना दे दी न जाए। मतलब भवन या भूमि में अंतरण का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सूचना देनी जाए, मतलब सूचना नहीं पहुंचने पर तब तक देना जाएगा। किसी भी भवन या भूमि या दोनों अधिरोपित कर संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्ति जो नगरपालिका में यथारूप ऐसी अंतरण की सूचना दिए बिना अपने हक का अंतरण कर देता है
हाँ, मतलब सूचना दिए बिना अंतरण कर देता है तो उसके संबंध में समय समय पर संदेह समस्त करों और संदायगी के लिए तक दायी रहेगा और वैसी सूचना दे नगरपालिका रजिस्टर में अभिलेखित नहीं की जाए। मतलब नगरपालिका के रजिस्टर में जब तक सूचना नहीं दी गई है ना, तब तक वो ट्रांसफर कर दे जाए, वो मानी नहीं जाएगी। इस धारा की कोई भी बात उक्त बात के लिए अंतरित, मतलब जो ट्रांसफर करने वाली या नगरपालिका के परिसर में देय की गई वसूली 140 द्वारा, धारा 140 द्वारा उक्त प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रूप से नहीं समझी जाएगी। कहने का मतलब है कि ट्रांसफर कर दिया तो नगरपालिका में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। 120 धारा के अंदर अगर पढ़ते हैं, 120 के अंदर क्या दे रखा है, 120 के अंदर दे रखा है कि टैक्स फ्रॉम द होम प्रीमियरली लेवेबल, कर मूलतः किससे उद्गरणीय, मतलब कर मूलतः किससे लेना है, उद्गरणीय किससे, वसूल किससे करना है, वास्तविक उपयोगी अधियोगी से लेना जरूरी है। संपत्ति पट्टे पर है तो पट्टाकर्ता से, उप पट्टे पर दी गई है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, अगर पट्टे पर नहीं दी गई हो तो उक्त व्यक्ति जिसमें पट्टे देने का अधिकार निहित है उसके बेस पर होना चाहिए। कर मूलतः किससे उद्गरणीय, किससे लेना चाहिए, भवनों व भूमियों में दोनों पर अधिरोपित प्रत्येक कर मूलतः उस व्यक्ति से वास्तविक अधिभोगी से उद्गरणित होगा, मतलब उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिस पर ऐसा कर निर्धारण किया गया हो। यदि भवन दोनों का स्वामी हो, यदि वह भवन व भूमि दोनों का स्वामी हो तो उनको राज्य सरकार से या नगरपालिका से भवन या अन्य पट्टे पर किसी भी व्यक्ति से भवन या पट्टे पर जो जानकारी है उसके आधार पर उक्त धारा 1 ये अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कर मूलतः व्यक्तियों से उद्गणित होगा। यदि समस्त पट्टे पर दी गई जानकारी पट्टाकर्ता से, यदि संपत्ति उपट्टे पर ली गई है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से। इसका मतलब कर किससे लिया जाएगा ये जानकारी दी है। यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से जिसने पट्टे पर देने का अधिकार नहीं है उससे होगा। आगे कराधीन से संबंधित अपीलें कहाँ की जा सकती है, अगर मान लो कर के संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी अपील कहाँ पर की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, अपील रिलेटेड टू द टैक्सेशन। अपील कलेक्टर को या ऐसे अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा नियमित है सशक्त किया जाए उसको होगी, या तो कलेक्टर या कोई कराधान से संबंधित अगर अपील कहाँ की जा सकती है, या कलेक्टर की जा सकती है, लेकिन अगर कलेक्टर नहीं हो तो राज्य सरकार ने जिस आदमी संबंधित आदमी को लगा रखा है उसको की जा सकती है। धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील और कलेक्टर या ऐसे अधिकारी से जो राज्य सरकार सशक्त किया जाए। आगे परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। पूर्व परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप 122 के अंदर क्या है ऐसा कि लिमिटेशन एंड प्रीमिलरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम्ड, मतलब लिमिटेशन क्या होंगी, प्रीमिलरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम क्या होगा, और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। ऐसी मांग आदेश संसूचना के 3 दिवस के भीतर, मतलब परिसीमा और दावाकृत का पूर्व निक्षेप, ऐसी कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जाएगी, तब तक, मतलब अपील सुनी कब तक जाएगी, वो जो अपील की है अभी धारा 121 में, वह अपील भवनों व भूमियों के दोनों निर्धारित कर मामले में आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगले 3 दिवस के भीतर, यदि किसी अन्य कर के मामले में कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन की नोटिस की प्राप्त तारीख के पश्चात अगले 30 दिवस के भीतर या कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन में अधीन प्रथम मांग की तारीख के अंतर्गत अगले 30 दिवसों के भीतर अगर नहीं दी जाए और आवेदकों ने उससे दावाकृत रकम नगरपालिका कार्यालय में नहीं जमा करा दी गई हो, परंतु अपील प्राधिकारी जो प्राधिकारी है वो कारणों से और निबंधों से शर्तों पर अधिरोपित करे ख में उल्लेखित रकम को जमा कराए बगैर किसी ऐसी राशि जमा कराने पर जिसके लिए उक्त प्राधिकारी निर्देश दे अपील ग्रहण कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मांग आदेश संसूचना के 3 दिवस के भीतर देनी पड़ेगी और अन्य कर के मामले में परिवर्तन 3 दिवस के भीतर हो सकता है। कोई भी अन्य कर उसके मामले में भी परिवर्तन अगर करना हो तो 3 दिन के बीच अमेंडमेंट कर सकते हैं। आवेदन दावाकर्ता नगरपालिका के कार्यालय में जमा कर सकता है, दावा कर सकता है, मतलब परिसीमा और दावाकर्ता का पूर्व निक्षेप। ये क्या कहना चाह रहा था कि अपन को ये बताना चाह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ प्रीमिलरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम का क्या क्या लिमिटेशंस है वो बताना चाह रहा था। आगे है खर्चे। खर्चे क्या क्या है नगरपालिका, जो अपील की बात हो रही है, अपील के अंदर क्या क्या खर्चे हैं। कॉस्ट अपील के अंदर प्रत्येक अपील के खर्चे, प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना अपील विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा। मतलब कोई भी अपील के अंदर खर्चा दिलाना जो अधिकारी होगा उसके विवेकाधीन होगा, उसके नगरपालिका उक्त खर्चा 30 दिवस के भीतर देगी। तो खर्चे प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना अपील के विनिश्चय अधिकारी के विवेकाधीन होगा। जो अधीन अधिकारी है उस अपील सुनने वाला वही कर सकेगा। इस तरह के अधीन नगरपालिका को दिलाने गए खर्चे, नगरपालिका को जो खर्चे दिला रहे हैं नगरपालिका द्वारा इस अध्याय के उपबंध रीति से वसूले होंगे। यदि नगरपालिका किसी अपीलार्थी
को दिलाए गए खर्चे का संदाय नगरपालिका द्वारा किसी प्रार्थी को दिए गए खर्चे का संदाय नगरपालिका को उसके संदाय के आदेश के संशोधित किए जाने की तारीख के पश्चात 3 दिवस के भीतर विफल रहती है तो खर्चे दिलाने वाले अधिकारी नगरपालिका की निधि के अतिशेष की अभिरक्षा करने वाले उस व्यक्ति को उक्त रकम के संदाय का आदेश दे सकेगा। तो 3 दिन की लिमिट है खर्चे के लिए। 124 के अंदर देखते हैं अपन अपील के खर्चा कराधीन 24 के अंदर क्या है कि बार टू जुडिक्शन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन मैटर ऑफ टैक्सेशन। कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिकता का वर्णन, मतलब क्या अधिकार है उनको नगरपालिका के ऊपर, अगर अर्थात कराधान के संबंध के मामलों में अपील प्राधिकारी का आदेश ही अंतिम होगा। इसको न्यायालय में प्रसारित नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसका मतलब कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय की कोई वर्जिता नहीं है, इस वेतन नहीं है। इस अधिनियम में उपबंध किसी भी रीति और प्राधिकारी किसी मूल्य का निर्धारण का कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता, न ही निर्धारित कराधान किए जाने वाले व्यक्ति को प्रसंगत किया जा सकता। फाइनलाइज कर दिया तो कर दिया, किसने, कराधीन जो अधिकारी है नगरपालिका को जो अपॉइंट किया हुआ है वो उसके अंदर है। व्याकृतिया मतलब अपन इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सेविंग्स, क्या क्या सेविंग्स होंगी, मतलब सेविंग के बारे में बात करना चाह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर है सेविंग। सेविंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कोई भी कर निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या ऐसा अन्य दस्तावेज में कोई अगर त्रुटि होती है तो किसी प्रकार का प्रभाव, किराया या भुगतान छूट देने का अधिकार नहीं है। करों का अधिकरण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। सेविंग क्या है, सेविंग का मतलब क्या है कि टू असेसमेंट लिस्ट और अदर लिस्ट, नोटिस, बिल, सच द डॉक्यूमेंट, पर्सन, प्रॉपर्टी, थिंग, सर्कमस्टेंस शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ओनली ए मिस्टेक दैट नेम, रेजिडेंस। कहने का मतलब यहाँ सेविंग का मतलब ये है कि कोई भी कर निर्धारण सूची या अन्य सूची या बिल, नोटिस, अन्य दस्तावेज जो किसी प्रकार के प्रभार या किराए की फीस से संदर्भ में किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को विनिर्दिष्ट करे या विनिर्दिष्ट करने के लिए तात्पर्य हो, केवल व्यक्ति के नाम, निवास स्थान या कारोबार, उपजीविका या समस्त वस्तु या परिस्थिति के वर्णन के भूल के कारण या मात्र कोई लेखन की गलती हो तो उसके स्वरूप कोई त्रुटि के कारण अविवद्य मान्य नहीं होगा। मतलब कोई त्रुटिवंश हो गया हो, गलती से हो गया। यह प्राय होगा कि पहचान के प्रयोजन के लिए व्यक्ति, संपत्ति या वस्तु परिस्थिति का वर्णन पर्याप्त रूप से नहीं कर दिया जाए। किसी भी कर के संबंध में दायी व्यक्ति के स्वामी या अभिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा। तो ये हो गई व्यावर्तियाँ, सेविंग्स हो गई। करों का अधिकरण संपत्ति का हक नहीं माना जाएगा। आगे है धारा 126, दायित्व की बाध्यता। दायित्व करने की बाध्यता। धारा 126 के अंदर क्या है, ऑब्लिगेशन टू द डिस्क्लोज लाइबिलिटी। दायित्व की बाध्यता मतलब कौन कौन से दायित्व जो बाध्य है। नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक या नगरपालिका द्वारा नियमित प्राधिकारी निम्नलिखित अधिनियमों के आवश्यक अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। ऐसा निवासी जो टैक्स के लिए दायी है तो दायित्व प्रकट करने की बाध्यता होगी। मतलब बाध्यता किस किस, रकम जिस पर उसका निर्धारण है, स्वामी का नाम, पता, अगर असत्य जानकारी तो 1000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता मतलब दायित्व प्रकट करना ही पड़ेगा, बाध्यता है। तो नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका प्राधिकारी, कर नियमित प्राधिकारी जो भी संबंधित लिखित सूचना द्वारा नगरपालिका के निवासी, नगरपालिका किसी निवासी से ऐसी जानकारी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। मतलब जो नगरपालिका प्राधिकारी है वो नगरपालिका के अंदर कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उससे वो जानकारी लेने के लिए, मतलब जानकारी वो ले सकता है किसी से भी, नगरपालिका निवासी से ऐसी जानकारी लेने की अपेक्षा कर सकेगा जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हो। मतलब कौन कौन सी जानकारी टाइप की ले सकता है वो, क्या ऐसा निवासी अधिनियम के अधीन आरोपित संदर्भ मतलब टैक्स देने के लिए दायी है, मतलब उसके बारे में ये जानकारी ले सकता है। रकम जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए, मतलब वो उसकी जानकारी ले सकता है। स्वामी का नाम और पता जानकारी ले सकता है। यदि कोई निवासी जिसके इस प्रकार की जानकारी अपेक्षित की जाए और कोई जानकारी नहीं देता है तो जो असत्य है तो उस पर जुर्माना लगेगा। कोई जानकारी अगर इनमें से कोई जानकारी नहीं लेना चाह रहा है तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ये तय है। 127, करों को वसूल करने का कर्तव्य। 127 के अंदर क्या है, ड्यूटी टू रिकवर द टैक्सेस। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके प्राधिकारी अधिकारी करों को वसूलने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी।
करों को वसूल करने का अधिकारी कौन है? नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई भी प्राधिकृत अधिकारी जो 102 और 103 के अधीन आरोपित करों के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। 102 और 103 के अंदर जो भी टैक्सेज है उसके लिए उत्तरदायी होगा, लेने के लिए, वसूली के लिए। 128 कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, मतलब कर का जो बिल है उसका प्रस्तुत किया जाना। 128 के अंदर क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ टैक्स व्हेन एनी अमाउंट, मतलब कर के बिल के लिए कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना जब कोई रकम इस अधिनियम में किसी उपबंध द्वारा उसके अधीन इस अध्याय द्वारा उपबंधित रीति से वसूलित घोषित की जाए, वसूलिया घोषित की जाए। नगरपालिका को उसके निहित किसी भवन या उसके संबंध में किराए के पेटे से जो कि दी गई हो, तब नगरपालिका यथाशीघ्र संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाये रूप में दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवाएगी। तो नगरपालिका कभी भी, मतलब जो भी नगरपालिका ने किराए पर या कुछ कोई प्रॉपर्टी दे रखी है तो उसका बिल प्रस्तुत करेगी। तो बिल प्रस्तुत करना, यही बिल प्रस्तुत करना बोलता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर भूमि भवन किराए पर दे तब नगरपालिका यथाशीघ्र उसकी संदाय के लिए, मतलब उसकी वसूली के लिए बकाया के रूप में, संदाय के लिए बकाया के रूप में दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवाएगी। नॉर्मल सी बात है। आगे है बिल की अंतर्वस्तु, मतलब बिल की अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया है कि कंटेंट्स ऑफ बिल, बिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो बिल की अंतर्वस्तु मतलब बिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वह कालावधि जिसके लिए, मतलब जो कालावधि है उसमें डिटेल होनी चाहिए। प्रत्येक बिल में कालावधि होनी चाहिए। संपत्ति मतलब कितने दिन का किराया है, मतलब कालावधि कौन सी है। संपत्ति, उपजीविका परिस्थिति, वस्तु के आदि के संबंध में, राशि के संबंध, संदाय के व्यक्ति समय उपगत होने वाले दायित्व अवधि भीतर अपील की जा सकी, मतलब सब कुछ की इस तारीख के दौरान आपको जमा करवाना है। तो कालावधि भी, वह संपत्ति, उपजीविका परिस्थिति, वस्तु के संबंध में, राशि का दावा किया गया है तो राशियाँ कौन कौन सी हो सकती है। संदाय के व्यतिक्रम में उपगत होने वाले दायित्व अवधि जिसके भीतर अपील की जा सकेगी, मतलब अपील की जा सकेगी, सूचना दी जाएगी। 130 मांग का नोटिस। मांग का नोटिस का मतलब यहाँ पर ये नोटिस ऑफ डिमांड, डिमांड नोटिस बोलते हैं इसको, नोटिस ऑफ डिमांड। अगर राशि का संदाय नहीं किया गया हो, मतलब राशि वसूल नहीं की, तो बिल प्रस्तुत किए जाने के 15 दिवस के भीतर नगरपालिका कार्यालय में या किसी जो प्राधिकारी है को भुगतान नहीं हुआ है तो चौथी अनुसूची के अनुरूप डिमांड नोटिस तामील किया जा सकता है, मतलब नोटिस दिया जा सकता है, मतलब मांग का नोटिस नगरपालिका द्वारा उनको कि 15 दिवस के भीतर मतलब जो राशि है वो संदाय नहीं हुआ है तो उस राशि का उपरोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत किया गया है, उस संदाय प्रस्तुत किए जाने के 15 दिवस के भीतर नगरपालिका कार्यालय में नियम के द्वारा नियमित ऐसे संदाय के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संदाय प्राप्त नहीं किया गया है तो नगरपालिका में ऐसे व्यक्ति पर नियम द्वारा इस निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति पर जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया था, नगरपालिका का कोई भी नागरिक उस एरिया का, उस नगरपालिका का, चौथी अनुसूची के प्रारूप में वैसे ही आशय का मांग का नोटिस तामील करवा सकेगी। चौथी अनुसूची में जो वर्णित है वो मांग का नोटिस तामील करवा सकेगी, नोटिस उनको भिजवा देगी। किन किन मामलों में वारंट किया जा सकेगा, मतलब वारंट और नोटिस है वो किस किस मामलों में किया जा सकता है, ये अपन देखते हैं। किन किन मामलों में नोटिस किया जा सकता है, तो नोटिस किन किन मामलों में किया जा सकता है ये अपन देखते हैं। मतलब इन व्हाट केसेस वारंट में इशू, किन किन केसेस में वारंट इशू किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस के तामील के 15 दिन के भीतर न तो भुगतान किया हो और न ही संतोषप्रद कारण या ना अपील की हो तो 5वीं अनुसूची के अनुरूप वारंट जारी होगा। 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात जारी नहीं हो सकता। वारंट का मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरी नगरपालिका से संबंधित तहसीलदार का भी संबोधन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 130 के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया है तो नोटिस तामील से 15 दिवस के भीतर मतलब नहीं किया गया हो तो नोटिस में मांगी गई राशि का संदाय करे। न ही तामील से 15 दिनों के भीतर न किया हो तो इसके अंदर किन मामलों में वारंट किया जा सकेगा। वारंट इशू अगर राशि नहीं दी गई हो, नई नगरपालिका के ऐसे अधिकारी जिसे नगरपालिका द्वारा नियुक्त करे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोई भी हो कि समाधानप्रद इस बात का कारण बताए, मतलब उसको कारण भी नहीं बताया गया है तो उक्त राशि का संदाय नहीं कर जाना चाहिए। न ही मांग के विरुद्ध 121 उपबंधों के अनुसार अपील करें। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इन मामलों के अधीन वारंट जारी किया जा सकता है। अगर व्यक्ति 15 दिन के भीतर न भुगतान किया हो, नहीं संतोष जवाब दिया हो, नहीं अपील की हो तो 5वीं
अनुसूची के तहत वारंट किया जा सकता है। 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात जारी नहीं होगा। वारंट पर मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष होना चाहिए, दूसरी नगरपालिका के तहत संबंधित तहसीलदार के भी संबोधन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी अपन इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन धारा 132 से आगे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।